हेलो। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं व्यू सीरीज़ का ट्यूटोरियल 4 या डे 4 कह लो। आज हम लोग देखेंगे रेफ वर्सेस रिएक्टिव। रेफ क्या है जो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे। आज रिएक्टिव भी देखेंगे कि रिएक्टिव का क्या यूज़ है और दोनों में डिफरेंस क्या है, कब रेफ यूज़ करना है और कब रिएक्टिव यूज़ करना है। ओके, तो ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं और कोड ओपन कर लेते हैं। लास्ट टाइम हम लोग ये कोड लिखे थे और इसमें हम लोग देखे थे कि शैलो रेफ जो होता है उसमें अगर हम लोग इंटरनल कुछ नेस्टेड चेंज कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे काउंट की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, तो ये रिफ्लेक्ट नहीं होता। इसको हमको रिफ्लेक्ट कराने के लिए पूरी वैल्यू को रिप्लेस करना पड़ता है, तब जाके ये रिफ्लेक्ट होता है चेंज। जैसे कि इसका नाम अभी स्टेट था, तो स्टेट की वैल्यू में डायरेक्टली अगर हम काउंट इक्वल्स टू 2 कर देते हैं तो यहाँ पे स्टेट डॉट काउंट की वैल्यू 2 दिखेगी। ठीक है, तो ये अभी वर्क कर रहा। तो इसी तरीके से अब हम देखते हैं कि रिएक्टिव क्या होता है। एक चीज़ और, अभी हम लोग ये सब कुछ जावास्क्रिप्ट में कर रहे हैं, तो इसलिए अभी हम लोग को कोई भी एरर देखने के लिए नहीं मिल रही है। लेकिन अगर हम इसी चीज़ को टाइप स्क्रिप्ट में करते हैं तो अभी तक हम लोग को एरर देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि हम लोग ये दोनों वेरिएबल अभी तक या ये फंक्शन अभी तक हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो आ, देखते हैं अगर आगे रिस्पांस मिला तो इसको हम सीरीज़ को टाइपस्क्रिप्ट में भी बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आजकल जो भी कंपनीज़ हैं वो टाइपस्क्रिप्ट ही प्रेफर कर रही हैं। उससे क्या होता है कि डेवलपमेंट के टाइम पे ही हमको एरर दिख जाता है, वो कोड कंपाइल होने में। और इस सब ऐसा कुछ नहीं होता कि कंपाइल होगा तभी एरर दिखेगा, यहीं पे एरर दिख जाएगा। लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऐसा कुछ नहीं है, जब तक कोड रन नहीं करेगा तब तक एरर नहीं दिखेगा। जैसे कि अभी ये दोनों वैल्यू यूज़ नहीं हो रही, लेकिन जावास्क्रिप्ट कोई दिक्कत नहीं बता रहा। टाइपस्क्रिप्ट रहेगा तो ये तुरंत एरर आने लगेगा। तो देखते हैं कि रिएक्टिव का यूज़ क्या है। ठीक है, ये हो गया रिएक्टिव। और यहीं पे इसी का एक कॉपी बना लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं स्टेट 1 और स्टेट 2। ठीक है, इससे दोनों का अलग अलग नाम हो जाएगा। और इसकी भी एक कॉपी बना लेते हैं, ये हो जाएगा स्टेट 1 और ये हो जाएगा स्टेट 2। ठीक है, स्टेट 1 जो रहेगा वो रेफ रहेगा। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, और यहाँ पे बल्कि लिख भी लेते हैं कि कौन सा रेफ है कौन सा रिएक्टिव। इससे इजी होगा देखने में कि हाँ कौन सा चेंज हो रहा कौन सा चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, रिएक्टिव हो गया और ये हो गया रेफ। अब क्या करना है हमको कि हम एक फंक्शन जो पुराना रखे थे चेंज नेम, इसी का नेम हम बस रख देते हैं चेंज करके चेंज। अब देखेंगे कि यहाँ पे इसको भी पहले रेफ में कन्वर्ट कर लेते हैं। अभी सेम टू सेम है दोनों, किसी में कुछ दिक्कत नहीं है। अगर हम इसकी वैल्यू चेंज करें यहाँ पे रेफ की, तो कैसे चेंज होगी, इसमें हम लोग इसी तरीके से लिखेंगे जैसे अभी यहाँ पे लिखे हैं कि रेफ डॉट वैल्यू, और उसके अंदर जो भी चीज़ है हमारा, जैसे कि काउंट है, और इसकी वैल्यू को लेट्स है कि अभी हम चाह रहे हैं कि जब बटन पे क्लिक करें तो हर बार वो प्लस हो। तो यहाँ पे आके हम अगर चेंज पे क्लिक करते हैं तो ठीक है, ये सही काम कर रहा है, हर बार प्लस हो रहा। इसी तरीके से अगर हम स्टेट 2 में आते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ और चेंज होगी कि हमको यहाँ पे वैल्यू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे अब क्लिक करें तो ये देखो दोनों एक साथ चेंज कर रहा। यहाँ पे हमको एक फ़ायदा ये मिला कि यहाँ पे हमको बार बार डॉट वैल्यू करके लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये नॉर्मली काम कर जाएगा जैसे कि हमारा जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में होता है। अब ये यूज़ क्यों करते हैं रिएक्टिव हम लोग, तो रिएक्टिव मेनली हम लोग तभी यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई प्रिमिटिव टाइप का, मतलब जैसे कि नंबर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, इनके अलावा अगर कुछ डेटा है, बूलियन हो गया, इनके अलावा कुछ डेटा है जैसे कि हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, सेट हो गया, एरे हो गया, तब हम रिएक्टिव यूज़ करते हैं। रिएक्टिव जो होता है वो नॉर्मल डेटा जो होता है, प्रिमिटिव डेटा जैसे स्ट्रिंग, इंटीजर, ये सब सपोर्ट नहीं करता। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कुछ भी, मान लो यहाँ पे हम हेलो ही लिख देते हैं और यहाँ पे स्टेट 2 को डायरेक्टली प्रिंट करते हैं, तो ठीक है, यहाँ पे ये काम कर रहा है। लेकिन अगर हम इसमें चेंज करना चाहें वैल्यू, तो चेंज कैसे होगी। तो अभी लग रहा होगा कि बस हम यहाँ पे स्टेट
टू जो है इसमें आके कुछ भी न्यू वैल्यू लिख दें और वो चेंज हो जाएगी। लेट्स से यहाँ पे हम वर्ल्ड लिख देते हैं और इस पर क्लिक करते हैं। तो ये देखो ये वाला तो चेंज हुआ, ये वाला चेंज नहीं हुआ। तो इसीलिए यहाँ पे और एक चीज़ और देखने को मिल रही होगी कि यहाँ पे कोई एरर भी नहीं बता रहा। इस वजह से टाइपस्क्रिप्ट हम लोग को एक और फ़ायदा मिलता है कि यहीं पे एरर दिखा दिया होता कि ये जो है ये सही डेटा नहीं है। ठीक है, तो अगर अब हम इसकी वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं तो देखते हैं कि कैसे चेंज होगा। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको एक ऑब्जेक्ट या किसी भी ऐसे टाइप में चेंज कर लेते हैं जिसमें ये प्रॉपरली काम करता हो। जैसे कि पहले ये था, लेट्स से कि पहले वाला ही हम वैल्यू फिर से ला देते हैं। ये अभी इस स्टेट पे ये सही से काम कर रहा था दोनों। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर हम चाहें कि अम, इसमें क्या कर सकते हैं। हाँ ठीक है, ये तो हो गया कि प्रिमिटिव डेटा के टाइप साथ ये काम नहीं करेगा और ये प्रिमिटिव डेटा के साथ काम करेगा। और मेनली डिफरेंस यही है दोनों में। और इसमें डॉट वैल्यू नहीं लगानी पड़ती और यहाँ पे हम लोग को डॉट वैल्यू लगाना पड़ेगा। एक चीज़ और कि अगर हम चाहें कि यहाँ पे इसको लेट करके डीस्ट्रक्चर कर लें इस तरीके से, और यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टेट वन डॉट वैल्यू और यहाँ पे हम लिख लेते हैं काउंट, इसको काउंट वन कर लेते हैं और इसको काउंट टू कर लेते हैं और इसको भी डीस्ट्रक्चर करते हैं कि इस तरीके से। चलो इसको यहाँ पे डायरेक्टली डीस्ट्रक्चर कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे डॉट वैल्यू ऐसा कुछ नहीं लगाना पड़ेगा। काउंट टू, ठीक है, और यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं काउंट वन और यहाँ पे काउंट टू, स्टेट टू के अंदर काउंट टू। लेकिन अब ये स्टेट टू रहा नहीं तो डायरेक्टली काउंट टू लिखना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे अब यहाँ पे भी नहीं काम करेगा ये, और यहाँ पे काउंट टू लिखना पड़ेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे ठीक ये सब चीज़ सही है। काउंट वन हो गया यहाँ पे और हम चाह रहे हैं कि अब ये डायरेक्टली एक्सेस करना है इस तरीके से। तो क्या ये काम करेगा या नहीं, एक बार रिफ्रेश भी कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सेम टू सेम वैल्यू हर जगह दिख रही है। अब अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखो ये कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि इसको हम डिस्ट्रक्चर कर लें, बार बार हमको डॉट वैल्यू नहीं लिखना पड़ेगा और काम हमारा इजी वे में हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये डिस्ट्रक्चर करने पे ये अपना रिएक्टिविटी लूज़ कर जाता है दोनों। तो हम अगर इसमें कुछ भी चेंज होगा तो उसको हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे अगर हम लोग इस तरीके से करेंगे स्टेट वन डॉट वैल्यू डॉट वन, फिर उसके बाद यहाँ पे अगर करते हैं तो ये प्रॉपर काम करेगा। तो ये तो हो गया नॉर्मल रिएक्टिव। जैसे रिफ होता है और शैलो रिफ होता है, इसी तरीके से रिएक्टिव में भी होता है कि रिएक्टिव और शैलो रिएक्टिव। तो वो भी देख लेते हैं एक बार। शैलो रिएक्टिव, ठीक है, और यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं फिर से सही, स्टेट टू, और इसके अंदर काउंट टू है और यहाँ पे अब इसकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे लिख लेते हैं स्टेट टू काउंट टू और यहाँ पे भी इसकी ज़रूरत नहीं है। और एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, रिफ्रेश नहीं, पहले यहाँ पे सही कर लेते हैं कोड फिर उसके बाद। ठीक है, अभी ये काम कर रहा है। अगर हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो ये रिएक्टिविटी अभी मेंटेन किया हुआ है अपनी पूरी। अब क्या करते हैं कि इसके अंदर कुछ और ऐड करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या ये काम करेगा। क्या ऐड कर लिया जाए, जैसे कि यहाँ पे कुछ कुछ भी लिख लेते हैं, डेटा हो गया और इसके अंदर कुछ और वैल्यू हो गई इस डेटा की, और यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं 10। और अब यहाँ पे इसको चेंज करने की उनके ट्राई करते हैं, स्टेट टू के अंदर डेटा और उसकी वैल्यू प्लस प्लस। तो ये काम करेगा या नहीं करेगा, और यहाँ पे भी इसको हम प्रिंट कर लेते हैं। ठीक, रिफ्रेश कर लिए, क्लिक किए,
अब ये देखो क्लिक हो रहा है बटन पे हर बार, लेकिन ये काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं काम कर रहा? वही सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी आएगा कि ये नेस्टेड लेवल पे काम नहीं करेगा। शैलो है, शैलो क्या करता है, बस टॉप लेवल पे काम करता है। तो जो सबसे फर्स्ट लेवल पे आ रहा ऑब्जेक्ट, जैसे कि डायरेक्टली एक्सेस हो जाएगा, तो बस यही काम करेगा रिएक्टिविटी में। अगर इसके अंदर की कुछ चीज़ है तो वो काम नहीं करेगी। इसको हम लोग क्यों यूज़ करते हैं कि जब हमारे पास कुछ लार्ज डेटा हो और उसमें हम चाहते हैं कि बस ऊपर ऊपर एकदम टॉप लेवल पे जो भी चीज़ है बस वो चेंज हो, तभी हमको दिखे। जिससे कि परफॉर्मेंस जो है ऐप की थोड़ी इंक्रीज़ हो सकती है, कि अगर हमको नहीं चाहिए कि नेस्टेड लेवल पे जो चेंज हो रहा तो भी देखें, तो उस केस में हम लोग इसको यूज़ करेंगे, ताकि हमारा ऐप का परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ा इंक्रीज़ हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेफ वर्सेस रिएक्टिव, और दोनों में डिफरेंस क्या था वो भी हो गया। और ठीक है, इसको हम यहीं पे रोक देते हैं, क्योंकि ये 10 मिनट के ऊपर की वीडियो हो गई है। बाकी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कंप्यूटेड प्रॉपर्टी क्या होती है, और फिर लाइफ साइकिल, ये सब बारी बारी एक एक करके एक एक वीडियो में देखते जाएंगे।